नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के सिरसा जिले से। सिरसा जिले के अंदर ही एक चौटाला नाम का गांव पड़ता है और इसी चौटाला गांव में रहने वाली रूबी देवी, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास की होती है, पेशे से नजदीकी गांव के सरकारी विद्यालय के अंदर एक स्कूल शिक्षिका होती है। रूबी का 6 महीने पहले उसके पति रमेश के साथ तलाक हो जाता है, क्योंकि रूबी का चाल-चलन कुछ ठीक नहीं होता है, उसका चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है, जिसके कारण उसका पति उसको तलाक दे देता है और इसका एक 12 साल का बेटा जिसका नाम नीलेश होता है, वो अपने पिता के साथ चला जाता है। अब ये महिला टीचर अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। रूबी सुबह के 8 बजे स्कूल में जाया करती थी और दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास अपने घर पर लौट आया करती थी। लेकिन रूबी टीचर को इस समय भी सजने-संवरने का काफ़ी चाव होता है। ये टीचर अक्सर स्कूल में छोटे कपड़े और पारदर्शी कपड़े पहनकर जाया करती थी। कई बार तो स्कूल का प्रिंसिपल, जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, इसको अपने ऑफिस में बुलाता था और कहता था कि रूबी टीचर, ये छोटे और पारदर्शी कपड़े पहनना एक टीचर को शोभा नहीं देता है। इससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है और साथ में तुम्हारे चरित्र पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन ये महिला टीचर ऐसी टीचर होती है जो इस प्रिंसिपल की बातों को एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करती थी। इसकी बातों का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। अभी स्कूल के अंदर एक स्कूल चपड़ासी भी होता है जिसका नाम परवीन कुमार होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास की होती है। परवीन चपड़ासी अभी 2 महीने पहले ही स्कूल में आया था और जैसे स्कूल में वो आ जाता है तो फिर रूबी टीचर की नज़र उस स्कूल चपड़ासी पर पड़ जाती है और देखते ही देखते दोनों में धीरे-धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक-दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और मोबाइल फ़ोन पर बातें भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों का वक़्त गुज़र जाने के बाद 15 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है और इस दिन के दौरान इस स्कूल के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में सभी बच्चे हिस्सा लेते हैं, सभी स्कूल के अध्यापक गण भी हिस्सा लेते हैं। कुछ बच्चे अपना भाषण देते हैं और स्कूल टीचर भी भाषण देते हैं और इस तरह से कार्यक्रम जैसे ही संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये स्कूल टीचर रूबी देवी अब उस परवीन चपड़ासी को अपने पास बुलाती है। उसको कहती है कि हम सभी टीचरों के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और खाने-पीने का सामान जल्दी से लेकर आओ। इसके बाद रूबी टीचर स्कूल चपड़ासी परवीन को कुछ पैसे देती है और फिर ये चपड़ासी गाँव की दुकान पर चला जाता है। वहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता है और कुछ खाने का सामान खरीद कर इन सारी महिलाओं टीचरों के सामने रख देता है और इस तरह से ये टीचर फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देती हैं, कुछ खाना-पीना भी शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर रूबी टीचर की नज़र तो परवीन स्कूल चपड़ासी पर होती है। रूबी टीचर चुपके से इन सभी टीचरों के पास से खड़ी होती है और स्कूल चपड़ासी परवीन के पास चली जाती है। अब परवीन को कहा जाता है कि जैसे स्कूल की आज पूरी छुट्टी होगी तो सभी टीचर यहाँ से चले जाएँगे और सभी बच्चे भी स्कूल में से चले जाएँगे। लेकिन आज तुम्हें यहीं पर रहना है और मैं भी इसी स्कूल में रहूँगी। और इस तरह से इन दोनों का प्लान बनकर तैयार हो जाता है। लगभग 2:30 के आसपास का वक़्त हो जाता है। स्कूल के सभी शिक्षक और स्कूल की जो महिला टीचर होती हैं, वो सभी के सभी इस स्कूल से अपने-अपने घरों पर लौट जाते हैं। लेकिन आज स्कूल चपड़ासी परवीन अपने इस स्कूल से बाहर तक नहीं निकलता है। साथ में वो महिला टीचर रूबी भी अपने एक अलग से कमरे में बैठी रह जाती है और जैसे ही पूरा स्कूल खाली हो जाता है तो इसके बाद ये रूबी टीचर स्कूल चपड़ासी परवीन को लेकर अलग से एक कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, वो अपना मोबाइल फ़ोन आज अपने स्कूल के ऑफ़िस में ही भूल जाता है। 10 मिनट का वक़्त गुज़र जाता है और महेंद्र सिंह फिर से वापस स्कूल के अंदर आता है। महेंद्र सिंह जैसे स्कूल के अंदर प्रवेश करता है, तो वह ऑफ़िस से अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है। पास में ही वो कमरा बना था जिसके अंदर रूबी टीचर और परवीन चपड़ासी होते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल प्रिंसिपल इस ऑफ़िस से बाहर निकलता है, उसी समय रूबी टीचर और परवीन भी उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को पता ही नहीं था कि अब महेंद्र सिंह जो प्रिंसिपल होता है वो स्कूल में फिर से आ गया है। अब इसके बाद महेंद्र सिंह प्रिंसिपल की नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है
और इस बात को देखकर महेंद्र सिंह प्रिंसिपल सारी बातें समझ जाता है, इन दोनों के पास जाता है और इनको वार्निंग देता है और कहता है कि अगर आज के बाद स्कूल के अंदर ये काम हुआ तो मैं तुम दोनों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही परवीन स्कूल चपरासी को धमकी दी जाती है तो परवीन वहां पर काफी डर डर जाता है। परवीन अब सोचने लगता है कि ये टीचर मुझे किसी न किसी दिन फंसवा देगी और मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। इस वजह से आज के समय में तो महेंद्र सिंह प्रिंसिपल इन दोनों को यहाँ पर छोड़ देता है और ये अपने अपने घरों पर लौट जाते हैं। और इस तरीके से लगभग 4-5 दिनों का वक्त गुजर जाता है। रूबी टीचर हर रोज स्कूल में आती रहती है, दूसरी तरफ जो स्कूल का चपरासी परवीन होता है वो भी स्कूल में आता रहता है। लेकिन स्कूल के समय के दौरान ना तो वो स्कूल चपरासी परवीन इस टीचर के साथ बात किया करता था, ना ही इसके साथ फोन पर बातचीत किया करता था, क्योंकि स्कूल चपरासी परवीन डर जाता है कहीं उसकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि स्कूल चपरासी बाल बच्चों वाला व्यक्ति होता है। और इस तरह से परवीन अब पीछे हटना शुरू कर देता है। लेकिन ये स्कूल टीचर रूबी देवी पीछे हटने वाली नहीं होती है। इस तरह से कुछ वक्त गुजर जाता है और 25 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो रूबी टीचर अपने घर पर चली जाती है और घर पर जैसे शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो इसके पड़ोस की एक महिला जिसका नाम जया होता है वह अपने 10 साल के बेटे नीतीश को लेकर इसके घर पर आ जाती है। जया इस स्कूल टीचर को कहने लगती है कि देखो रूबी, मेरे पास मेरा एक ही बेटा है, ये पढ़ने लिखने में काफी कमजोर है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसको 2 घंटे के आसपास अपने घर पर पढ़ा दिया करो। अब वो स्कूल टीचर रूबी देवी सोचने लगती है कि मैं भी खाली रहती हूँ, क्यों ना इस बच्चे को ही 2 घंटे पढ़ा दिया करूंगी, मेरा भी समय कट जाया करेगा, साथ में इस बच्चे का भी समय कट जाया करेगा। और इस तरीके से अब ये स्कूल टीचर रूबी जया को कहने लगती है कि देखो मेरे पास पहली बात तो समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बेटे की वजह से समय निकाल लूंगी और इसको 6 बजे के आसपास मेरे घर पर भेज दिया करना और 2 घंटे पढ़ाने के बाद 8 बजे के आसपास मैं इसको तेरे घर पर छोड़ आया करूंगी। और इस तरीके से जैसे अगला दिन होता है तो नीतीश लगभग 5:30 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है और इस स्कूल टीचर रूबी के घर पर चला जाता है। आज के समय में तो रूबी इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू कर देती है, लगभग 2 घंटे तक इस नीतीश को पढ़ाती है और कुछ खाने के लिए इसको चॉकलेट्स वगैरह भी देती है, जिसके कारण बच्चे का मन लग जाता है। 2 घंटे पढ़ाने के बाद जैसे रात के 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो रूबी टीचर इस लड़के नीतीश को लेकर इस महिला जया के घर पर छोड़ने चली जाती है। आज का वक्त तो गुजर जाता है, लगभग 10 दिन और निकल जाते हैं और जैसे 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो अब ये स्कूल टीचर फिर से स्कूल चपरासी के पास फोन कॉल करती है। उसको कई बार फोन करती है लेकिन स्कूल चपरासी परवीन कुमार इसका फोन नहीं उठाता है। अब जैसे ये महिला परेशान हो जाती है तो ये सोचने लगती है कि मुझे थोड़ा शराब का सहारा लेना चाहिए और इस तरीके से लगभग शाम के 6 बजे के आसपास यह शराब का प्रबंध करती है और शराब पीने बैठ जाती है। लगभग थोड़ा वक्त गुजरने के बाद शाम के 6 बजे के आसपास 10 साल का नीतीश इसके घर पर पढ़ाई करने चला आता है। अब यह महिला टीचर थोड़ी सी जिसने शराब पी रखी थी, इसको थोड़ा सा ही उस समय नशा हुआ था, नशे की हालत में नीतीश को लगभग 1 घंटे तक पढ़ाती रहती है और दूसरी तरफ शराब भी पीती रहती है। आखिरकार लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और देखते ही देखते धीरे धीरे इस रूबी टीचर को काफी नशा हो जाता है और नशे की हालत में अब यह उस स्कूल चपरासी के पास बार बार फोन करती रहती है, लेकिन स्कूल चपरासी फिर भी इसका फोन नहीं उठाता है। अब यह महिला टीचर सोचने लगती है कि कुछ न कुछ तो मुझे करना चाहिए। अब नशे की हालत में यह उस लड़के नीतीश की तरफ देखना शुरू कर देती है और फिर इसके बाद जैसी रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो ये महिला टीचर रूबी देवी उस लड़के नीतीश को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। लगभग रात के 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है
और इतना वक्त गुजरने के बाद जब जया देखती है कि उसका 10 साल का बेटा नीतीश घर पर वापस नहीं लौटा है और ना ही उसको उसके स्कूल टीचर यानी उसकी ट्यूशन टीचर रूबी देवी छोड़ने आई है, तो फिर जया सोचने लगती है कि मुझे अब रूबी के घर पर जाना चाहिए। और इस तरह से जया रात के 9:15 बजे के आसपास अब रूबी टीचर के घर पर पहुंच जाती है। अब जैसे जया रूबी टीचर के घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि रूबी के घर का मुख्य दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ था। अब जया उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और जया इधर-उधर देखना शुरू कर देती है। लेकिन एक जो कमरा होता है उसका दरवाजा अंदर से बंद होता है। अब जया सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये टीचर कहाँ चली गई है और कहाँ मेरा बेटा चला गया है। जया उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। लगभग 5-6 मिनट का वक्त गुजर जाता है, तब तक दरवाजा नहीं खोला जाता है। अब जया चिंता में पड़ जाती है कि शायद रूबी टीचर घर के अंदर उसके बेटे के साथ कुछ गलत काम कर रही होगी। और ये सारी बातें सोचने के बाद जया जोर-जोर से घर का दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। रूबी टीचर को बार-बार आवाज लगाती रहती है। 5-6 मिनट का और वक्त गुजर जाता है। रूबी जैसे घर का दरवाजा खोलती है तो जया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जया देखती है कि रूबी नशे में धुत होती है और जो उसका बेटा नीतीश होता है वो उसके बेड पर रस्सियों के साथ बंधा पड़ा हुआ था। अब जैसे ही जया अपने बेटे नितेश को ऐसी हालत में देखती है तो सारी बातें जया के समझ में आ जाती है। जया सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर रूबी टीचर मेरे बेटे नीतीश के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि नीतीश के कपड़े भी फटे हुए थे। और इसके बाद जया इस रूबी टीचर को गालियां देना शुरू कर देती है, इसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रूबी भी इस जया को गालियां देना शुरू कर देती है। दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतारू हो जाती है। जब जैसे ही झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही होती हैं, तो ये आवाजें पड़ोसियों तक भी पहुंच जाती हैं। तब तक पड़ोसियों की भी आंखें खुल चुकी होती हैं और पड़ोसी भी दौड़े-दौड़े उस घर की तरफ आते हैं। लेकिन उस समय तक जो रूबी टीचर होती है, वह पास में ही पड़ा एक फूलदान उठाती है और जया के सिर पर मार देती है, जिसके कारण जया तुरंत वहीं पर गिर जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। लेकिन रूबी टीचर यहीं पर नहीं रुकती है, जया के सिर पर बार-बार उस फूलदान से वार करती रहती है। और देखते ही देखते जया मौके पर अपना दम तोड़ देती है। अब जैसे पड़ोसी मौके पर पहुंचते हैं तो स्कूल टीचर रूबी के हाथ में भारी भरकम फूलदान होता है और पास में जया की लाश पड़ी होती है, उसके सिर से काफी खून बह रहा होता है। पड़ोसियों में से एक पड़ोसी होता है जिसका नाम दयानंद होता है, वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और लगभग आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस दरोगा दिलीप कुमार अब इस पूरे दृश्य को देखता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस स्कूल टीचर ने ये क्या कांड कर दिया है। अब इसके बाद जया की लाश को वहां से बरामद कर लिया जाता है और रूबी टीचर को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और इस महिला टीचर से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। जब महिला पुलिस दरोगा इस रूबी टीचर की काफी देर तक पिटाई करती है तो रूबी चौंकाने वाली बात कहती है। रूबी इस महिला दरोगा को बताती है कि वह उसके बेटे के साथ रात के समय गलत काम कर रही थी और फिर जया ने हम दोनों को देख लिया था, जिसके कारण मेरे द्वारा उस जया की हत्या हो जाती है। और इसके बाद पुलिस इस महिला टीचर रूबी के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब रूबी टीचर को आखिरकार क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर रूबी टीचर हद पार कर चुकी थी और जिसके कर्मों का फल उसको अब इस जेल की चार दीवारी में ही मिलने वाला है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।